हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज हमारी क्लास है 6 और टॉपिक है थर्ड, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट समुच्चय वाला टॉपिक, फिर पढ़ेंगे रिलेशन वाला और फिर पढ़ेंगे फंक्शन वाला। सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, फिर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शाम 7 बजे से टॉपिक वाइज क्लास सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल क्लासेस होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि समुच्चय या सेट कहते किसे हैं। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं या क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कह दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल दे दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय बताइए। जैसे ए से डिनोट कर दे और अब मुझे फिक्स बता दिया है कि स्वरों का समुच्चय बताना है। तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 5। कितने स्वर होते हैं? 5। या फिर मुझे दे दे कि 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो मैं जानती हूँ 1 से 2, 3, 4 कहाँ तक होगा? 9 तक। तो इस प्रकार के जो संग्रह होता है उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है कि सेट को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेट को 2 प्रकार से क्या किया जा सकता है? रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। फर्स्ट है हमारा सूची विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं? सूची विधि, जिसे क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब देखो सूची विधि क्या होती है। सूची विधि में क्या होता है? इसे मजले कोष्ठक में जो सेट लिखा होता है, मतलब जितने भी सेट में जितने भी अवयव हैं या फिर एलिमेंट है उन्हें मजले कोष्ठक में लिखा बंद कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? सूची विधि से लिखा हुआ सेट होता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आपको, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं उन्हें क्या कर देना, जितने भी अवयव हैं उन्हें मजले कोष्ठक में बंद कर देना क्या कहलाता है? सूची विधि द्वारा सेट को निरूपित करना। सेकंड है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। सेकंड है समुच्चय निर्माण विधि। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें सेट को मजले कोष्ठक में बंद करके और जो उनके अवयव आ रहे हैं उन्हें px का उल्लेख करते हुए समुच्चय में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अंग्रेजी वर्णमाला के, जैसे मुझे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी? इसे मजले कोष्ठक में बंद किया जाएगा x। अब यहाँ पे मैं x का गुणधर्म लगाऊंगी। क्या गुणधर्म है? कि यहाँ पे कौन कौन से अवयव आएंगे? जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अंग्रेजी जहाँ पे वर्णमाला में
स्वर है। यानी कि यहाँ पे हमें हिंदी के रूप में लिखना होगा कि क्या गुण धर्म है यहाँ पे। यहाँ पर तो देखो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया कि कितने स्वर थे, हमने डायरेक्ट लिख दिए 5 स्वर थे, लेकिन यहाँ पे हमें गुण धर्म लिखना होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं लिख दूँ जैसे अक्स। अब मैं अक्स बताऊंगी कि यहाँ पे क्या है। अक्स क्या है यहाँ पे? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, और वो कौन कौन सी प्राकृत संख्या है? जो क्या है 20 से क्या हो कम हो, वो प्राकृत संख्या है। तो इस प्रकार से निरूपित करते हैं, वो क्या होती है? समुच्चय निर्माण विधि। अगला है हमारे संख्याओं का समुच्चय। संख्याओं का समुच्चय देखो किस टाइप से निरूपित किया जाता है संख्याओं के समुच्चय को। एक मैं सारणी के द्वारा बता देती हूँ। यहाँ पे तो मान लीजिए समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित करेंगे और इसका मानक संकेत क्या होगा, उसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हम जानते हैं प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ, तो 1 से लेके 1 2 3 कहाँ से तक होती है? अनंत तक होती है। इसे मजले कोष्ठक में डिनोट करना ही क्या होता है? सेट होता है। मानक चिन्ह क्या होगा इसका? कैपिटल N। दूसरी होती है हमारी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का सेट। पूर्ण संख्याओं का सेट। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से लेकर अनंत तक होती है। तो इसे इस प्रकार से डिनोट करना क्या होगा? सेट होगा। और मानक संकेत क्या होगा? W। थर्ड है हमारा पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। अब पूर्णांक आपको पता है 0 +-1 +-2 ऐसे कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। और इसे किससे डिनोट करेंगे? Z से। ठीक है। फोर्थ पॉइंट होगा हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या का सेट। तो इसे परिमेय संख्या कौन सी होती है? P/Q के रूप में होती है, वो परिमेय संख्या होती है। और P बिलोंग करेगा किससे? Z से। और Q बिलोंग करेगा Z से। और Q क्या नहीं होना चाहिए? नॉट इक्वल 0। तो इसे इस सेट में इस प्रकार से डिफाइन करके लिख सकते हैं। और इसे किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल Q से। फिफ्थ होगा हमारा अपरिमेय संख्याओं का सेट। अपरिमेय संख्या का सेट। अपरिमेय संख्या कौन सी हो गई? जैसे x हो गई। और x किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से। x किससे बिलोंग नहीं करना चाहिए? Q से। इसी के मानक चिन्ह क्या होगा? मानक संकेत क्या होगा? कैपिटल T। 6 है हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का सेट क्या होगा? वास्तविक संख्याओं का सेट क्या होगा? देखो x, और यहाँ पे x क्या होगा? परिमेय संख्या होगी या फिर क्या होगी? अपरिमेय संख्या। और इसे किससे डिनोट किया जाता है? R से। 7 नंबर है हमारा सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सम्मिश्र संख्याओं का सेट। सम्मिश्र संख्याओं का सेट कैसे होगा? उसको कैसे करेंगे डिफाइन? x + i y। और x और y किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल संख्याओं से। और इससे किसे डिनोट किया जाता है? C से। तो देखो जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं उनका समुच्चय के रूप में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं वो मैंने बता दिया। और इनका मानक चिन्ह क्या होता है? अगर आपको ऐसे दे दे N W Z Q T R C, तो आप समझ सकते हो कि Z का मतलब क्या है? पूर्णांकों का सेट है। Q का मतलब है परिमेय संख्याओं का सेट है। तो इस प्रकार से हम इनके मानक संकेत से भी क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिक्त समुच्चय या फिर नल सेट। रिक्त समुच्चय क्या किसे कहते हैं? देखो रिक्त का मतलब होता है कि जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। जिसमें क्या नहीं हो? एक भी अवयव
नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? रिक्त सेट कहते हैं। इसे किसे डिफाइन किया जाता है? या तो ऐसे लिखते हैं फाई, या फिर क्या लिखते हैं ऐसे मजले कोष्टक को जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। एग्जाम्पल देके समझ सकते हैं। देखो हम एग्जाम्पल, जैसे एक सेट है हमारे पास कैपिटल ए जिसमें है x, और x बिलोंग कर रहा है z से। इसमें x का मान 2 से तो क्या बड़ा और 3 से क्या है छोटा। 2 से क्या है बड़ा और 3 से क्या है छोटा। तो देखो इस प्रकार में इस सेट में कोई भी समुच्चय नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, तो हम किससे डिफाइन करेंगे? या तो मजला कोष्टक खाली लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? फाई। तो ये हमारा क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट टाइप है परिमित या अपरिमित समुच्चय। देखो परिमित, सबसे पहले परिमित देख लेते हैं। परिमित सेट क्या होता है? परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जो रिक्त समुच्चय है या जिसमें विभिन्न अवयवों की संख्या सीमित है। देखो इसमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेचुरल नंबर का सेट हम कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3। इस प्रकार से अगर हम छोड़ दें कि यानी इसमें कितने अवयव हैं? अनंत अवयव हैं, तो इनकी अवयवों की संख्या हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे जो सेट है वो क्या है? 9 तक है, तो इसका मुझे पता है कि इसमें कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। तो अगर हम काउंट कर सकते हैं अवयवों को तो वो तो परिमित समुच्चय हो गया। और अगर हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ये तो हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा क्या हो गया? परिमित समुच्चय। ये तो क्या हो गया हमारा? परिमित समुच्चय। यानी ये तो क्या हो गया? परिमित सेट। और ये क्या हो गया? अपरिमित सेट। अपरिमित सेट। फॉर एग्जाम्पल दे के समझ सकते हैं हम। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। एग्जाम्पल मतलब एक सेट दे रखा है हमें, सेट दे रखा है x, और x बिलोंग कर रहा है किसी z से, जहाँ पे x का मान क्या है? लेस देन इक्वल टू। अब ये एक परिमित सेट होगा, क्योंकि ये एक परिमित सेट होगा। देखो यहाँ पे कौन कौन से मान आएंगे? एक तो क्या आएगा? -2, -1, 0, 1 और 2। यानी यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे अवयवों की संख्या कितनी है? 5। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे देखो अगर दूसरा सेट दे दे, जैसे b इक्वल दे दे मुझे x बिलोंग कर रहा है z से, और इसका मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो देखो ग्रेटर देन 2 तो बहुत सारे अवयव हो जाएंगे। इस प्रकार से हम उसे क्या नहीं कर सकते? बता नहीं सकते कि एलिमेंटों की संख्या कितनी है, यानी अवयवों की संख्या सेट में कितनी है, ये हम बता नहीं सकते। तो उसे क्या कहते हैं? अपरिमित सेट कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया मानक समुच्चय होते हैं, सभी अपरिमित समुच्चय होते हैं। मानक समुच्चय बताए थे जैसे n, w, z, q और r और c। ये क्या होते हैं? सभी अपरिमित सेट होते हैं। कौन से सेट होते हैं? अपरिमित सेट होते हैं। नेक्स्ट जो सेट है वो है समान या समतुल्य सेट, यानी इक्वल सेट। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है समान या फिर समतुल्य समुच्चय, जिसे इंग्लिश में क्या कह सकते हैं हम? इक्वल सेट। इक्वल सेट। अब देखो इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि दो समुच्चय है। मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय हैं a और b, a और b, यानी ये इक्वल सेट कब कहलाते हैं? इक्वल सेट
कहलाते हैं। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है। बी का प्रत्येक अवयव क्या है? ए में। यानी जितने अवयव ए में है उतने ही अवयव किस में है? बी में। और जितने अवयव ए बी में है उतने ही किस में है? ए में। यानी ए बराबर बी कब कहलाता है? ये कब कहलाता है? जब एक्स विलोम कर रहा है ए में और एक्स विलोम कर रहा है किसमें? बी में। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों सेट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस टाइप के सेट को क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। मान लीजिए आपके पास दो क्या है? परिमित सेट है। परिमित सेट है तो उनमें अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए ए और बी आपके पास परिमित सेट है तो जितने अवयव ए में है उतने ही किस में है? बी में। तो ये क्या कहलाते हैं? समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। पॉइंट है हमारे पास उपसमुच्चय। उपसमुच्चय या फिर क्या बोलते हैं? सबसेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सबसेट। देखो उपसमुच्चय किसे कहते हैं? एक बार डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय कहलाता है। यानी ए सबसेट होगा बी का। कब सबसेट होगा? कि ए के सभी अवयव हो वो किस में होने चाहिए? बी में होनी चाहिए। अब इसकी कंडीशन क्या होती है? देखो ए है वो सबसेट है बी का। कब होगा? जब एक्स विलोम कर रहा है ए में और एक्स किस में विलोम कर रहा है? बी में। तब क्या होगा कि ए है वो बी का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए। मान लीजिए ए में आपके पास अवयव हैं 1, 2 और 3 और बी में अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ? यानी ए सबसेट हो गया बी का, क्योंकि 1, 2, 3 है वो 1, 2, 3 बी में भी प्रेजेंट है। लेकिन मैं इसको बी सबसेट है ए का ये नहीं कर सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे 1, 2, 3 तो है लेकिन 4 नहीं है। तो ये इसका उल्टा होगा, वो क्या नहीं होगा? सत्य नहीं होगा। लेकिन ए सबसेट किसका होगा? बी का होगा। ये क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। यानी जितने अवयव इसमें है उतने के उतने अवयव अगर बी में है तो ए बी का सबसेट कहलाता है। अगर एक भी अवयव नहीं है तो सबसेट नहीं कहलाता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट, यानी उपसमुच्चय के कुछ गुणधर्म होते हैं। देखो मान लीजिए आपके पास 3 समुच्चय है ए, बी और सी। तो एक सेट होता है वो खुद का उपसमुच्चय होता है हमेशा। यानी ए सेट है वो हमेशा खुद का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। ये एक प्रॉपर्टीज होती है। दूसरी होती है कि फाई है यानी रिक्त समुच्चय है वो हमेशा सेट का क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। थर्ड है अगर ए बराबर बी दे रखा है आपको
यानी ए बराबर बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ये कंडीशन होगी। फोर्थ दे रखा है हमें, यदि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, सी का, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो इस कंडीशन में ए सबसेट होगा सी का। यानी अगर बी ए सबसेट है किसका, बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट होगा सी का। और इक्वल है तब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। और एक अवयव सेट होता है वो स्वयं का क्या होता है, सबसेट होता है। हमेशा ये कंडीशन क्या होती है, लागू होती है। यानी ये चार क्या है, सबसेट के गुणधर्म हैं, जो आपको या तो आप याद कर सकते हो या एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ भी सकते हो। यानी जैसे मैंने क्या कहा, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि जितने अवयव ए में हैं उतने के उतने अवयव बी में होने चाहिए। तो देखो एक सेट है, जैसे 1 2 3 एक सेट है, तो उसको बोले कि इसका ए दूसरा सेट दे दे, ए सेट दे दिया आपको 1 2 3, तो अब ऐसा का ऐसा सेट देंगे तो वो इसका सबसेट तो होगा ही होगा। और 5 में तो कोई भी सेट होता नहीं है, कोई भी अवयव होता नहीं है, तो वो इसका क्या होता है, सबसेट होता है। नेक्स्ट है हमारा अंतराल। अंतराल किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखो अंतराल के कुछ टाइप होते हैं। अंतराल के कुछ टाइप होते हैं। पहला है संवर्त, फर्स्ट है संवर्त या फिर क्या बोलते हैं, बंद अंतराल। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब होगा कि इस अगर हम दोनों अवयव को बड़े कोष्टक में क्या करते हैं, बड़े कोष्टक में लिखते हैं इस प्रकार से, दोनों ओर क्या होना चाहिए, बड़ा कोष्टक होना चाहिए। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ अक्स है और अक्स किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो इसका जो संवर्त अंतराल है, इसका क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि ए इक्वल और बराबर है एक्स के और बराबर है, इक्वल है बी के। ये हो गया संवर्त अंतराल। यानी ए और बी के बीच का ही नहीं बल्कि ए और बी को भी यहाँ पे लेना है। सेकंड है हमारा विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल इसे क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब क्या होगा, जैसे इसे कोष्टक में इस प्रकार से लिखा जाता है ए और बी। अब देखो यहाँ पे तो क्या था, ए से लेकर बी तक, यानी ए और बी तो प्रेजेंट है ही हैं, इनके बीच के अवयव भी यहाँ पे मान्य होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ए और बी नहीं आएंगे, इनके बीच के अवयव आएंगे सिर्फ। तो इसे क्या लिखेंगे, अक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और ए लेस देन अक्स लेस देन बी, यानी इक्वल नहीं बोल सकते हम, सिर्फ या तो ए से बड़ा या फिर बी से छोटे अवयव ही इसमें क्या होंगे, काउंट होंगे। उसे बोलते हैं विवर्त अंतराल। यानी इस प्रकार से इसे क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। एक होता है अर्धविवर्त अंतराल, थर्ड होता है अर्धविवर्त अंतराल। इसमें देखो क्या होता है, इसमें इसको क्या बोलते हैं, सेमी इंटरवल। ये देखो दो टाइप का होता है, या तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, जैसे एक साइड में क्या लिख दिया ओपन और एक साइड में क्या लिख दिया मैंने क्लोज्ड, इस प्रकार से। यानी अक्स
और x बिलोंग कर रहा है r से। अब a तो इसमें क्या होगा, लेस देन, और b से क्या होगा, छोटा और बराबर। सेकंड मैं इधर तो लिख दूँ क्लोज्ड और इधर लिख दूँ ओपन। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x तो a तो साथ में काउंट होगा ही होगा, इससे बड़ा भी काउंट होगा, लेकिन b से क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले काउंट होंगे, यानी b इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, अर्धविवर्त अंतराल। अगला होता है हमारा घात समुच्चय यानी पावर सेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पावर सेट। क्या है, घात समुच्चय, क्या लिख सकते हैं इसे इंग्लिश में, पावर सेट। अब देखो पावर सेट की सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। किसी सेट ए में, किसी सेट ए के सभी सबसेट का सेट ए का पावर सेट कहलाता है। जिसे पी ए से डिनोट किया जाता है, या फिर क्या लिखते हैं, 2 की पावर ए। इस प्रकार से डिनोट किया जाता है किसको, पावर सेट को। इसमें पावर सेट की जो अवयव होते हैं, किसी सेट में पावर ऑफ सेट के अवयव के मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर क्या कर देंगे, n। वो क्या हो जाएगा, घात या पावर सेट का मान हो जाएगा। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं आप। एग्जाम्पल यानी ए इक्वल मैंने दे दिया, ए का आपको सेट दे दिया, ए बी और सी। अब इसका निकाल रही हूँ मैं सबसेट, इसका सबसेट निकाल रही हूँ। तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, देखो एक तो हो सकता है ये खुद ए हो सकता है, एक तो इसके सबसेट ए हो सकता है, 5 हो सकता है, और ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है, और सी ए हो सकता है, एक ए हो सकता है, एक क्या हो सकता है, बी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, सी हो सकता है। इस प्रकार ये क्या हो गए, इसके सबसेट। अब इनका भी मैं सेट लिखूं, सब सेट का भी सेट लिखूं, यानी पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए, इनका क्या लिखूं मैं, सबसेट। जैसे इसे मजले कोष्ठक में लिख दिया मैंने, ए 5 ए बी सी ए बी बी सी और सी ए, इस प्रकार से लिख दिया। तो ये क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। समझ में आ गया आपको, एक बार दोबारा देख लीजिए। किसे कहते हैं, आपके पास एक सेट है, इसके सारे सबसेट का भी अगर आप समुच्चय बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ सेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो इसमें समुच्चय संक्रियाओं को हम एक वेन आरेख से समझेंगे। वेन आरेख से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास 3 सेट है। ए सेट है जिसमें अवयव है आपके पास ए बी सी डी और ए। बी है आपके पास डी ई एफ और जी। सी है आपके पास ए और डी। इसे हम सबसे पहले निकालते हैं समुच्चयों का संघ, यानी यूनियन ऑफ सेट। पहला है हमारा समुच्चयों का संघ।
जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है, दो समुच्चय हैं, जैसे ए और बी, दो समुच्चय हैं आपके पास, जिसमें अवयव ए के भी अवयव आएंगे और बी के भी पूरे अवयव आएंगे, तो वो क्या हो गया, इनका यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब क्या होता है, जैसे वेन आरेख से समझ सकते हैं हम, जैसे ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। तो देखो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, यानी सारे सेट आएंगे, ये सारे आएंगे, ए वाले भी सारे आएंगे और क्या आएंगे, बी वाले भी सारे आएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे जो कॉमन होते हैं उनको दो बार नहीं बल्कि एक बार ही लिखना होता है। जैसे एग्जांपल ये मैंने दे रखा है, जैसे इसमें मैं आपको बोली कि ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी, इनका सेट कैसे निकालेंगे हम, यानी ए बी सी। अब देखो डी और ई, इनको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, एक बार लिखना ही होता है, एफ और जी। ये क्या हो गया हमारा, ए यूनियन बी, यानी कॉमन अवयव है उनको एक बार लिखना है, और ए के भी अवयव पूरे आएंगे और बी के अवयव भी पूरे आएंगे, वो उनका क्या होगा, यूनियन हो गया। सेकंड होता है हमारे पास समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कैसे निकालते हैं, देखिए, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कॉमन वाले अवयव लेने होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा ए और ये हमारा हो गया बी सेट, तो इसमें देखो जो कॉमन है ना, ये कॉमन वाला पार्ट हमें लेना होता है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा आपको, इसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कैसे लिखेंगे, यानी ए यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, बी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, सी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, डी और ई देखो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन अवयव क्या लिखे जाते हैं, इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं। कौन कौन से हैं, डी और ई, यानी जो पार्ट कॉमन है वो ही लिखना है इंटरसेक्शन में। नेक्स्ट है समुच्चयों का अंतर, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट होता है समुच्चयों का अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो यहाँ पे आपके पास दो अवयव हैं, मान लीजिए ए है आपके पास, ए बी सी डी और ई। दूसरा है बी इक्वल डी ई एफ और जी। इसको इसमें से घटाना है, इसको इसमें से घटाना है, यानी ए माइनस बी लिखना है आपको। क्या लिखना है, ए माइनस बी। तो देखो ए माइनस बी, यानी जो अवयव कॉमन आ रहे हैं उनको क्या कर दो, कट कर दो, और ए के बचे हुए अवयव लिख दो, यानी ए बी और सी, और डी तो कॉमन आ रहा है तो ये कट हो जाएगा। अगर मुझे इसका विपरीत निकालना हो, यानी बी माइनस ए निकालना हो, तो बी के अवयव देखेंगे कौन कौन से होंगे, बी के अवयव आएंगे। अब देखो डी और ई तो कॉमन आ रहा है, तो एफ और जी ऐसे कैसे आएगा, एफ और जी, ये हो जाएगा बी और ए का मान। सेकंड है समुच्चयों का सम्मित अंतर। फोर्थ पॉइंट है हमारा समुच्चय का सम्मित अंतर। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक
डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो अवयव मान लीजिए आपके पास ए और बी है, ए माइनस बी एवं दूसरा क्या है बी माइनस ए का। ए का क्या लिखेंगे यूनियन, उनका क्या होगा सम्मित अंतर होगा। इन दोनों का यूनियन होगा वो क्या होगा, इसका क्या होगा सम्मित अंतर होगा। जैसे आपके पास मान लीजिए वेन आरेख से समझते हैं, ये हो गया और ये हो गया, यानी ए और ये हो गया बी। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसे क्या लिख सकते हैं हम ए माइनस बी, और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या लिखेंगे हम बी माइनस ए। तो इन दोनों का जो मैं यूनियन लिखूंगी वो क्या आएगा, ए और बी का क्या आएगा सम्मित अंतर आएगा। यानी इसे किससे डिफरेंट डेल से लिखते हैं, डेल बी, यानी ए माइनस बी का यूनियन और बी माइनस ए का यूनियन, इस प्रकार से। या फिर इसको सरल करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन ए। सॉरी ऐसे नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं इसको ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या आ गया, इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। अब देखो ये जितने भी पॉइंट हमने निकाले हैं उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल, यानी ए इक्वल दे रखा है आपको 1 2 3 4, बी इक्वल दे रखा है आपको 2 4 6। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पूछे हमें, यूनियन पूछे दोनों का, यानी ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे दोनों के अवयव लिखे जाएंगे चाहे वो कॉमन हो या नहीं हो, यानी 1 2 3 4 और क्या आएगा 6। अब 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें है, लेकिन 2 बार नहीं लिखना, बिल्कुल एक बार ही लिखना है, यानी 1 2 3 4 6। ये क्या होगा इसका यूनियन। अगर इंटरसेक्शन पूछे तो कॉमन अवयव है वो लिखने, यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन अवयव कौन कौन से है, 2 और 4 है, तो 2 और 4 ये हो गया इनका इंटरसेक्शन। अगर मुझे पूछे ए माइनस बी, क्या पूछे ए माइनस बी, तो जो अवयव कॉमन है उनको हटा दो और बचे हुए को लिख दो। यानी ए पहले आ रहा है तो ए के अवयव लिखना है, अगर बी पहले आ रहा है तो बी के अवयव लिखने। तो 1 और 3 बचा है, यानी 1 और 3। अगर मुझे पूछे बी माइनस ए, तो बी माइनस ए यानी कॉमन अवयव कौन कौन से है, 2 और 4 हैं, तो बचा हुआ क्या है सिर्फ 6, तो 6 ये हो गया बी माइनस ए। अगर मुझे पूछे इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस यानी ए डेल बी, तो उसे कैसे लिखते हैं, देखो क्या करेंगे। मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, ए माइनस बी का यूनियन और बी माइनस ए का यूनियन, यानी इन दोनों का यूनियन लेना मुझे। यूनियन का मतलब होता है कि जितने अवयव हैं वो सारे लेने हैं, 1 3 और 6, यानी 1 3 और 6 इनका क्या आएगा सिमेट्रिक डिफरेंशियल, यानी सम्मित अंतराल आ गया, सम्मित अंतर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो यूनियन और इंटरसेक्शन संक्रियाएं हमने अभी पढ़ी थी उनके कुछ गुण धर्म है। क्या क्या गुण धर्म होते हैं, देखो ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई है इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो आप एक बार प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो अगर आपके पास ए कोई सेट है और ए सेट के साथ यूनियन निकाला जाता है तो ए आता है, और अगर इंटरसेक्शन निकाला जाता है तब भी ए आता है, तो वो क्या होता है वर्गसम नियम होता है। अगर आप फाई के साथ यूनियन निकालोगे या फिर इंटरसेक्शन निकालोगे, अगर यूनियन निकाला जाता है रिक्त समुच्चय के साथ तो क्या आएगा स्वयं सेट आएगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तब क्या आएगा फाई आएगा। अगर आप
यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालते हो तो यूनिवर्सल सेट आएगा, और अगर इंटरसेक्शन निकालते हो तो स्वयं सेट ए आएगा। अगला जो हमारा रूल है वो है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर है, और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर है। ये कौन सा नियम हो गया हमारा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम हो गया। क्रम विनिमय नियम से इंटरसेक्शन अगर अपोजिट भी निकाला जाता है, जैसे ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए बराबर होगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अगर ए यूनियन बी यूनियन सी इस प्रकार से निकाला जाता है, ये जो रूल होता है इसे बोलते हैं अंतर्विष्टता रूल। तो ये भी क्या होता है? बराबर होता है। सॉरी, इसे बोलते हैं बंटनता नियम। इसे क्या बोलते हैं? बंटनता नियम। बंटनता नियम से ये क्या होता है? बराबर होता है। इसे बोलते हैं अंतर्विष्टता रूल नियम। तो ये भी क्या होगा हमारा? बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, यानी जो सम्मित अंतर है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी अगर आपके पास ए एक क्या है? सेट है। कोई भी समुच्चय ले सकते हैं आप। तो अगर स्वयं के साथ उसका सम्मित अंतर निकालते हो तो वो क्या आता है? हमेशा फाई आता है। अगर फाई के साथ सम्मित अंतर निकालते हो तो वो स्वयं सेट आएगा। जो ए का सम्मित अंतर बी के साथ, बी का सम्मित अंतर ए के साथ हमेशा बराबर होता है, यानी क्रम विनिमय रूल लागू होता है। इसमें साहचर्य नियम भी लागू होता है, दोनों का मान बराबर होता है। देखो, ए का सम्मित अंतर बी के साथ और बी का सम्मित अंतर सी के साथ अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो सेट है वो सी सेट के क्या है? इक्वल है। यानी ये तभी बराबर हो सकते हैं जब बी सेट सी के क्या हो? इक्वल हो। ए का इंटरसेक्शन और बी का सम्मित अंतर किसके साथ? सी के साथ। तो इनका दोनों का इंटरसेक्शन का जो सम्मित अंतर आएगा वो क्या आएगा? हमेशा इक्वल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास संयुक्त समुच्चय, यानी डिसजॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। क्या नहीं होना चाहिए? यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो। उभयनिष्ठ नहीं है तो वो क्या कहलाते हैं? हमेशा असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। यानी ए और बी असंयुक्त समुच्चय होंगे। कब होंगे? यदि इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन निकालूं और वो किसके बराबर आए? फाई के बराबर। यानी एक भी अवयव अगर कॉमन नहीं है दोनों में तो वो क्या कहलाते हैं? असंयुक्त समुच्चय सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यानी ए सेट दे रखा है आपको, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और एक्स लेस देन किससे है? 3 से। बी है यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और एक्स क्या है? ग्रेटर देन 3। तो यहाँ तो देखो मान कितना आएगा? लेस देन यानी 1 और 2 आएगा। ग्रेटर देन में क्या हो सकता है? 4, 5 ऐसे डेज दे सकते। लेकिन इन दोनों में क्या नहीं आ रहा? कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ रहा है? फाई। तो ए और बी क्या कहलाएंगे? असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे या फिर डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूरक समुच्चय।
या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। देखो पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? पूरक समुच्चय किसे कहते हैं? पूरक समुच्चय को या तो ए डैश से डिनोट किया जाता है या फिर किससे डिनोट किया जाता है? ए सी से डिनोट किया जाता है। और ये किसके बराबर होता है? u माइनस ए। u माइनस ए के क्या होता है? बराबर होता है। u क्या हो गया यहाँ पे? u हो गया यूनिवर्सल सेट और ए क्या हो गया? एक समुच्चय। तो इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या होता है? पूरक समुच्चय कहलाता है। जैसे ए डैश पूरक समुच्चय को किससे डिनोट किया जाता है? x, और x बिलोंग करेगा किससे? यूनिवर्सल सेट से। x नॉट बिलोंग करेगा किससे? ए से। एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं हमें। एग्जाम्पल यानी यहाँ पे यूनिवर्सल सेट दे रखा है x और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। कंडीशन क्या है? x का मान क्या होना चाहिए? 10 से कम होना चाहिए। दूसरा a एक सेट दे रखा है x, जहाँ पे x बटा 2 बिलोंग किससे करना चाहिए? नेचुरल नंबर से। और x क्या है? लेस देन 10। x क्या है? लेस देन 10। तो देखो यहाँ पे u का मान कितना आएगा हमारे पास? यानी 10 तक आएगा नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक क्या हो गया? ये क्या हो गया हमारा? यूनिवर्सल सेट। a का मान क्या दे रखा है हमें कि x बटा 2 आना चाहिए। तो एक तो क्या आ सकता है हमारा? x का मान क्या आ सकता है? x बट्टा क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो एक तो क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। एक क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। एक क्या हो सकता है? 6 हो सकता है। और एक क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। यानी जो क्या होने चाहिए? 2 से क्या होने चाहिए? डिवाइड होने चाहिए। और x का मान क्या है? 10 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब देखो इसका निकालना है मुझे पूरक समुच्चय। क्या निकालना है? पूरक समुच्चय यानी ए डैश इक्वल u माइनस ए। यानी क्या निकालेंगे? ए डैश इक्वल u माइनस 1 मतलब 2 4 6 8 को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। यानी 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा और क्या आएगा? 9 आएगा। यानी ये क्या करने हैं? जो कॉमन है उनको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये क्या हो गया? हमारा पूरक समुच्चय हो गया। अब देखो इसका एक पॉइंट और बचा हुआ है, यानी अंतर और पूरक समुच्चय की कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हुई है। फिर हमारा ये सेट वाला टॉपिक है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सेट वाला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिलेशन के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।